तो दोस्तों मैं ये बोल रहा था कि हम जानते हैं कि x के साथ जो होता है वो कौन होता है, k। तो यहां से 24 को अंदर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो k का वैल्यू आ जाएगा, k का वैल्यू आ जाएगा 2। k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। 2 से 2 कट गया। लैम्डा का वैल्यू कितना आया, पाई, है ना। 2 पाई। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 0.5 यानी 1/2। लो कट गया, कट गया, कट गया। ये तो एक सेकेंड, हाँ तो 1 ही आया ना, हाँ 1 आया। पाई का वैल्यू 1 आ गया, तो ऑप्शन में तो 1 गया नहीं। इसको मिटा दो और कर दो 1। 1। ठीक है, कोई दिक्कत, टेंशन मतलब अपना आंसर सही है। ऑप्शन गलत हो जाता है भाई, अपना आंसर सही है। बच्चे डर गए होंगे ये क्या हो, ये गलत है, ये गलत है। अरे सही है भाई, सब सही है। एक और सवाल दें। सर एक बार और हो जाए। एक और सवाल, हाँ इसी को समझना है। ये ये बताओ, ये वैल्यू मैंने लिखा है तो तुमको इस बात से कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तुम क्या ये फॉर्मूला जानती हो? y इज इक्वल्स टू, देखो इक्वेशन क्या दिया, y इज इक्वल्स टू a cos 24। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a cos 24 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 24t माइनस 24x/12 कितना हो जाएगा, 2x। ऐसे मैं लिख सकता हूँ क्या, बोलो। हम्म। अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं तो मुझे पता है ना कि x के साथ कौन होता है, k। तो k का वैल्यू हमको पता चल गया, k बराबर 2। और k बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू हमको पता चल गया, पाई। मैंने लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे पाई रखा, कट गया। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं तो समझा। दिक्कत क्या है फिर? आओ एक और सवाल लो दोस्तों। A sinusoidal wave of frequency 500 Hz has a speed of 350 meter per second. The phase difference between two displacement at a certain point at time 1 microsecond apart is। माइक्रोसेकंड को ms लिखना है ना, स्मॉल m। माइक्रोसेकंड ms। A sinusoidal wave of frequency 500 hertz has a speed of 350 meter per second. The phase difference between two displacements at a certain point at time 1 microsecond is। Oh, options. Let's talk about options. Option is pi by 4. Option B is pi by 2. Option C is pi. Option D is 3 pi by 2। क्या कैलकुलेट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा ना। हाँ, हो जाएगा। कर लो हाँ क्वेश्चन तो सर। लिख। ममता तुम बहुत वीक चल रही हो आजकल, मानना पड़ेगा तुम्हें इस बात को। सर आप हर रोज यही क्यों बोलते हो मुझे? क्योंकि तुम समझ नहीं पा रही हो के कहाँ से आ रहा है, लैम्डा कहाँ जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो क्या है? समझा ना, मैंने को पूछा के कहाँ से आया, लैम्डा कहाँ से आया। इससे पहले वाला सवाल तुम ही ने पूछा था। हाँ एक बार। सर वो क्या है, सर्टेन पॉइंट एट टाइम 1 मीटर पर सेकेंड है ना? वाह, टाइम को मीटर पर सेकंड में कब लिखने लगे हैं? वही। तो फिर 1 ms मतलब? माइक्रो सेकंड कितना बार बोले हैं?
आ गया आंसर? वाह, अद्भुत। फ्रीक्वेंसी दिया है, ये दिया है, स्पीड दिया है, स्पीड ऑफ 350 मीटर पर सेकेंड, द फेज डिफरेंस बिटवीन टू डिस्प्लेसमेंट। फेज डिफरेंस पूछ रहा है, कर देंगे। फेज डिफरेंस पूछ रहा है ना, कर देते हैं सॉल्व। फेज डिफरेंस का वही फॉर्मूला लगाएं क्या? क्या था फॉर्मूला? 2 पाई बाई डेल्टा पाई विच वाज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन, क्या था? पाई है क्या आंसर? हाँ, पाई। लैम्डा अपॉन क्या? डेल्टा एक्स। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे टाइम दिया है ना, तो टाइम वाला रिलेशन डाल देते हैं। कैपिटल टी टाइम पीरियड अपॉन डेल्टा हाँ, टी, टाइम वाला दिया है, स्मॉल टी। टाइम वाला लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ से चेंज इन फाई अपने को बताना है, बता देंगे। डेल्टा फाई बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू डेल्टा टी। अच्छा, एक बात बताओ, 2 पाई बाई टी तो आई थिंक फ्रीक्वेंसी होता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यस। है ना? तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी इंटू डेल्टा टी। तुम बोलोगे हाँ ऐसा लिखा जाए। अब फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? फ्रीक्वेंसी दोस्त दिया है 500 हर्ट्ज, तो स्टैंडर्ड यूनिट है तो 500 हर्ट्ज ही रहने दो, एच जेड। इंटू टाइम कितना दिया? माइक्रो सेकेंड। माइक्रो को जब चेंज करते हैं तो 10 का पावर -3 आता है। कितना आता है? 10 का पावर -3 सेकेंड आता है, ठीक है। हाँ तो सर। अब इसको करो, खेल करो। ये कितना हो जाएगा? 5, 2 से कट गया, 2, और बचा एक। 5 डिवाइडेड बाय 10, ऐसा ही होगा ना? 10। 5 यस। डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा 0.5, ऐसा ही होगा ना? 0.5 ही होगा ना, यानी आधा। फिर क्या? अच्छा, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? मैंने गड़बड़ नहीं। किया ना? 2 पाई बाई टी को फ्रीक्वेंसी, तो पाई भी तो रखना पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता है 1/t। गड़बड़ किया, मुझे लग ही रहा था पाई कहाँ चला गया। अरे यार, इसको थोड़ा, गोला को थोड़ा सही से बना देते हैं। पाई पाई सही। में डाल देते हैं, पाई 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 1/t, ठीक है। इंटू पाई, अरे इंटू पाई, इंटू 2 पाई, कैसे? तो टू। इंटू टू हाँ। पाई, इंटू 2 पाई, अब सही है। तो 2 पाई है तो यस। 5 से 5, 5 से 5, अब सही है पाई। वही मैं सोच रहा था, पाई कहाँ चला गया हमारा? पाई है नहीं तो लाएंगे कहाँ से? ठीक है, यहाँ पाई पाई का हिसाब होता है ना, इसलिए। अब आओ, एक बहुत ही प्यारा, मीठा और अच्छा सवाल। ये इतना अच्छा सवाल है कि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट यूज होंगे। दे सवाल? सच में? Please यस, रुको। लीजिए। A transverse pulse generated at the bottom of a uniform rope of length L travels in upward direction. The time taken by it to travel the full length of rope will be. इसमें कोई इसमें बहुत दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट काफी सारे यूज होंगे, देखना सॉल्व करते वक्त में पता चले। दिक्कत तो नहीं ही है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ दिक्कत। इतना दिक्कत किया था वो पिछले के पिछले क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा। ममता, जी सर। सॉल्व करो यार, सॉल्व करो। एक तो इतना प्यारा प्यारा सवाल तुमसे करवा रहे हो। चलो दोस्तों, मैं ही करता हूँ, है ना? मत सर, रुको ना।
हाँ रुको। Okay. हो गया। चलो अब मैं करता हूँ, है ना, वी डोंट हैव होल डे, राइट। आइए बच्चों, करें, स्टार्ट करें। फ्रेंड्स, कैन वी स्टार्ट? आओ यस आओ। सर। ऐसे में ममता अगर सॉल्व करने बैठी थी तो समझ ही रहे हो, है ना। आओ। Any transverse pulse generated at the bottom of a uniform rope of length L travels in upward direction. Time taken by it to travel the full length of rope will be. ठीक है, हमको बोल रहा है कि ऊपर तक जब ये जाएगा तो कितना समय लगाएगा। तुम बोलोगे हाँ ये तो है। हमने किसी भी एक्स लेंथ पे इसका वेलोसिटी पता किया था। तुम बोलोगे यस सर। क्या रिलेशन था? तुम बोलोगे सर वेलोसिटी का रिलेशन आया था √xg। याद आ रहा है सभी को? तुम बोलोगे हाँ। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात। तो क्या वेलोसिटी चेंज हो रहा है क्या? सोच के बताओ तो। तुम बोलोगे ऑफ कोर्स, वो डिस्टेंस डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक्स देखो, एक्स देखो, डिस्टेंस के हाँ ऊपर सर। डिपेंड करता है ना। बिल्कुल एकदम सही बात है कि नहीं, कि वेलोसिटी, इसका मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ वेलोसिटी इज वेरिएबल। वेलोसिटी इज वेरिएबल। तो वेलोसिटी वेरिएबल है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। भैया वेलोसिटी वेरिएबल तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट। कितने लोगों को लगता है हाँ ये तो एकदम सही बात है? काइनेमैटिक्स, वन हाँ डायमेंशनल सर। काइनेमैटिक्स याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, सही है। वेलोसिटी वेरिएबल है तो हमें पता चल गया कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा तो लगाओ ना फिर इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या दिक्कत है तुमको? क्या तकलीफ क्या है तुमको? मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको इधर स्क्वायर करके इज इक्वल्स टू एक्स जी नहीं लिख सकता? तुम बोलोगे हाँ लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? हाँ सर। बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब इसको जरा इस फॉर्मेट में देखो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। बोलोगे हाँ ऐसा दिखा जा सकता है, या इसको ऐसे लिख दो ना, 2sa। क्या दिक्कत है? 2sa। तुम बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या था? पहले झटका देने से पहले क्या था? रुका हुआ था। तो ये इनिशियली क्या था? 0 ही था। तो v स्क्वायर 2s की जगह पे क्या लिखा है? x लिखा है, a की जगह पे g लिखा है। तुम बोलोगे हाँ। तो हमको क्या पता चला? हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि वी स्क्वायर। 2a बराबर जी। सिंपल सी बात। हाँ, 2a बराबर जी। अरे नहीं टू पता चला एस क्या? बराबर जी। हाँ सर। या ऐसे लिख दो ना, क्या दिक्कत है? 2as यही लिखो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम इसको दूसरे तरीके से भी निकाल देंगे, अभी टेंशन मत लो, इसको दूसरे तरीके से भी निकाला जाए। ठीक, तो अब मुझे बताना कि यहां से हमको क्या पता चल गया, एक्सेलरेशन पता चल गया कितना, g/2। हमें एक्सेलरेशन पता चल गया g/2। g/2 अब डालो इसको इस इक्वेशन में, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहां से टाइम पता कर लो, s कितना हो जाएगा इसका पूरा लेंथ। भाई इसका पूरा लेंथ कुछ दिया है, l दिया है। पहले तो ये 0 ही था तो इसको 0 प्लस 1/2, इसको लिखो g/2, टी का स्क्वायर। ये दो दो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4l/g, टी अंडर रूट 4l/g आ गया। अब इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करते हैं, करें दूसरे तरीके से सॉल्व, बोलो ममता। हाँ सर। हाँ, दूसरे तरीके से सॉल्व किया जाए। हमने एक और कहानी पढ़ा था, पता है क्या कहानी पढ़ा था? हमने कहानी पढ़ा था s इज इक्वल्स टू होता है u प्लस v/2 × t। हमने ये भी पढ़ा था। तुम बोलोगे हाँ ये तो पढ़ा था, बताओ, सभी बच्चे बताएं। तो वैल्यू हाँ पुट करो, सर। पुट करो वैल्यू। s का वैल्यू है l, s का वैल्यू क्या है l, u का वैल्यू 0 है, v कितना है अपने पास, वेलोसिटी कितना है, अंडर रूट एक्स जी, अंडर रूट क्या है एक्स जी, बाई 2। एक्स की जगह पे क्या डालना पड़ेगा, अपने से टाइम पूछा है ना, तो एक्स की जगह पे क्या डालना पड़ेगा, एल डालना पड़ेगा, है ना। एक्स की जगह पे क्या डालना पड़ेगा, एल, कि जब ऊपर L. टाइम पहुंच जाता है तब। ठीक है, बाई 2 × t। करेक्ट, ममता सही खेल रहा है, तुम बोलोगे एकदम सही। देखो सिंपल, इसी फॉर्मूला से सीधा आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2l/√L/g विच विल बी इक्वल्स टू t। ये आंसर आ गया। तुम बोलोगे ये कैसा आंसर है, ये तो गलत है, ये तो गलत है ना। कोई नहीं, इसको अगर हम अंडर रूट में डालेंगे, ध्यान से सुनना, सभी बच्चे एकदम ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये जी और एल दोनों अंडर रूट में है, कंफ्यूज मत हो जाना। अगर हम ऊपर वाले को अंडर रूट में डालना चाहते हैं योगेश दादा, तो तुम बोलोगे तब आप सब एक काम करो, ऊपर वाले को ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, तब आप अंडर रूट में डाल सकते हैं कि नहीं, अब बोलो ममता। योगेश सही है, अब अंडर रूट में डालो हाँ या सर वैसे डाल। डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, Lg × t, एल से एक एल मारा जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर में 4l/g, तो टाइम क्या हो गया, अंडर रूट 4l/g। लो ये भी आंसर आ गया। चलो कैसे भी करो आंसर, तो ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था, सीधा, उतना नहीं करना था तो ये कर लेते। इजी, बताइए, अरे इजी है। यस सर। देखो, कौन सा इजी लगा, ये वाला या ऊपर वाला प्रोसेस, कौन सा वाला? दोनों भी। सर 1 मिनट नीचे दिखाना ना। हाँ हाँ लिखो ना, लिखो। चलो बुला, Thinking you could. बातें नहीं, नो गाना। मैकेनिकल वेव के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों मैकेनिकल वेव ऐसा वेव होता है जिसको मीडियम की जरूरत पड़ती है, जिसको मीडियम की जरूरत पड़ती है, यानी मीडियम इज रिक्वायर्ड। हम्म। तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि मैकेनिकल वेव क्या ट्रांसवर्स हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैकेनिकल वेव कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल, साउंड वेव इज द मैकेनिकल वेव। क्यों? क्योंकि इसको मीडियम की जरूरत है, क्योंकि इसको मीडियम की जरूरत है। चांद पे जाके बोलोगे ना, सुनाई नहीं देगा किसी को। स्ट्रिंग वेव, रस्सी में, धागे में जो हम लोग वेव क्रिएट करते हैं, उसमें भी मीडियम की जरूरत है। लेकिन दोनों में अंतर क्या, जरा बताना तो, स्ट्रिंग और साउंड वेव में पार्टिकल के बेसिस पे क्या अंतर है? एक है सर वो साउंड ट्रांसवर्स वेव। और एक है लॉन्गिट्यूडनल। एक है ट्रांसवर्स वेव और दूसरा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल। बताओ कोई दिक्कत? नहीं। नहीं। कोई इसमें दिक्कत वाली बात तो नहीं है। नहीं। नहीं अब सर। दूसरा बात करते हैं हम लोग, नॉन मैकेनिकल वेव।
सॉरी, ये मैंने क्या लिखा है, मीडियम। इसको मीडियम की जरूरत नहीं है, मीडियम डज नॉट रिक्वायर मीडियम। क्या ये ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल कुछ भी हो सकता है? जवाब है हाँ, कुछ भी हो सकता है। ऐसे इसका एक एग्जांपल अगर मैं पूछूं तो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट वेव, ईएम वेव, मीडियम की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। बताइए कोई दिक्कत? नहीं। ठीक, एक और सवाल दे या छोड़ दे? ले लो एक और। दे दो। A metallic wire of 1 meter length has a mass. If a tension of 100 Newton is applied to a wire, what is the speed of transverse wave? बच्चों मास में कुछ लिख रहा हूं, है ना, मैं अभी लिख देता हूँ मास। तुम लोग अगर पहुंच चुके हो तो लिखो 10 इंटू 10 का पावर -3 kg। क्या लिखना है? 10 इंटू 10 का पावर -3 kg। 10 इंटू 10 का पावर -3 kg ना? दैट्स राइट, 10 इंटू 10 का पावर -3 kg। If tension of 100 Newton is applied. इजी इजी इजी। फोर्स ही टेंशन के बराबर होगा। हो गया, आंसर आ गया आपको। लेंथ दिया, मास दिया भैया, फोर्स दिया, टी बाई म्यू, वैल्यू पुट करो आंसर। मैं इसको छोड़ देता हूँ, है ना, तुम लोग कर लेना सॉल्व। टी अपॉन म्यू, है ना, एम बाई एल होता है म्यू का वैल्यू। कर लोगे? आगे बढ़े, आगे बढ़े। ऑप्शन लिखने दो। लिखो लिखो, आंसर आ गया होगा। हो गया। हाँ सर। आइए हम बात करते हैं कुछ अलग चीजों पर। तुम लोग से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। फ्रीक्वेंसी जानते होगे, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं जानते हो तो जरा मैं पहले आइडिया दे देता हूँ। मान लो मैंने एक रस्सी है, इसको झटका दिया, तो 1 सेकंड में ये कितना बार ऊपर नीचे, यानी कितना बार 1 सेकंड में कितना बार ऑसिलेट कर जाता है, कितना बार ऑसिलेशन करता है, इसको क्या कहते हैं दोस्त? फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी उल्टा होता है। देखो मैंने क्या बोला, 1 सेकंड में कितना बार ऑसिलेशन करता है, इसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। और दूसरा, एक ऑसिलेशन में कितना समय लगता है, कितना सेकंड लगता है, उसको वो क्या होता है कहते हैं? टाइम। टाइम पीरियड। दैट्स राइट, कितना सेक लगा, उसको कहते हैं टाइम पीरियड, इसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि 1 सेकंड में कितना बार ये ऑसिलेट कर जाएगा, वो तुम बोलोगे वो तो सर हमारे ऊपर डिपेंड है, हम कितना बार उसको जोर से झटका दे सकते हैं, है ना। 1 सेकंड में मान लीजिए इसको पकड़े और 10 बार ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हिला दो रस्सी को, तो वो 10 बार करेगा ऑसिलेट। करेक्ट? बताओ। हाँ। बिल्कुल सही बात। तो मैं कुल मिला के ये कह सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी जो है ये सोर्स पे डिपेंड करता है। अभी लिखना मत, मैं लिखवाऊंगा रफ वगैरह। तो फ्रीक्वेंसी कुल मिला के सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तुम बोलोगे हाँ, क्या ये मीडियम के ऊपर डिपेंड कर सकता है? सोच के बताना। मान लो ये रस्सी है
है ना, पतला सा रस्सी है, और यहाँ लोहे का मोटा सा हम चेन लिया है, तो क्या दोनों में अलग अलग आएगा फ्रिक्वेंसी? अगर हम दोनों को ये 1 सेकंड में 10-10 बार चेक करें तो क्या दोनों में अंतर आएगा क्या? नहीं। नहीं आएगा। अच्छा। यानी कुल नहीं मिला के आएगा। तुम ये कहना चाहते हो कि सर आप मोटा सा रस्सी ले आओ, पतला रस्सी ले आओ, कुछ भी ले आओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 सेकंड में उसको कितना ऑसिलेट कर देते हो, करेक्ट? हम्म। यस। क्या इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं भाई, मोटा रस्सी लाया, पतला रस्सी लाया, कुछ भी ले आया, हम तो कहते हैं बिजली का तार ले आया, उसमें बिजली चलता हुआ हो, अगर उसी को मैंने 1 सेकंड में 10 बार चेक कर दिया तो हो गया ना फिर। वो अलग बात है, वो हमको कितना बार चेक करेगा वो तो वही जानता है, बट ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? बट हाँ कुल सर। मिला के ये पता चला है कि ये जो फ्रीक्वेंसी होता है ये सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, इसको मीडियम से कोई लेना देना नहीं होता। बताइए कोई दिक्कत? नहीं। मीडियम कुछ भी ले आओ, पानी ले आओ, है ना, सॉलिड ले आओ, एयर ले आओ, कुछ भी ले आओ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तुम बोलोगे हाँ ये तो पता चल गया, ठीक है। तो मैं कुछ लिखना चाहूंगा, तो ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ओनली डिपेंड्स अपॉन only depends upon source of, ये source of नहीं, source, it does not depends upon मीडियम। मीडियम से तो खैर इसको कोई लेना देना ही नहीं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, मुझे एक बात बताना, जो पूछ रहा हूं वो मुझे बताना। अब एक पतला रस्सी था, उसको मैंने झटका दिया, तो वो यहां से यहां तक आ रहा है, तुम बोलोगे ठीक है। अब एक मोटा, बहुत मोटा, इतना मोटा रस्सी है, तो जरूरी है वो भी इतना ही ऊपर जाए, इतना नीचे आए? क्या जरूरी है? तुम बोलोगे नहीं, उतना तो आपके शरीर में ताकत नहीं है कि उतना ऊपर लेके जाओ। हाँ, ये हो सकता है थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे ले आए, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे ले आए, हो सकता है। हम इसको भी 10 बार ऑसिलेट किए हैं, सुनो, और इसको भी 10 बार, लेकिन हो सकता है इसको हम थोड़ा ही ऊपर नीचे लेके जा पाए, और ये बहुत ऊपर बहुत नीचे आ जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तुम बोलोगे हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यस। उसके बाद ये भी हो सकता है इसमें ये तरंगे तुमको बहुत तेजी से आते जाते ऐसे ऐसे दिखे, हो सकता है इसमें धीरे धीरे जाते हुए दिखे, ऐसा भी हो सकता है। तुम बोलोगे हाँ ये हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हो सकता है इसमें जो ये तरंगे हैं ये थोड़ा ऐसे चल, जल्दी जल्दी बन जाएगा, ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी बन जाएगा। हो सकता है इसमें थोड़ा दूर दूर बनेगा, ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, ऐसे। तुम बोलोगे हाँ ये भी हो सकता है। तो ये कितना दूरी ऊपर तक जाता है इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। तुम बोलोगे हाँ, क्या एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है? बोलोगे हाँ भाई, मोटा रस्सी रहेगा तो वो ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, मोटा रस्सी रहेगा तो ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। यानी एम्पलीट्यूड हो, या इसकी इधर मूव करने की टेंडेंसी हो, या वेव का ऐसे ऐसे बनना यानी वेव लेंथ हो, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? मीडियम के ऊपर। ये किसके ऊपर डिपेंड हाँ। करता है? मीडियम के ऊपर। फ्रीक्वेंसी को छोड़ के, फ्रीक्वेंसी तो सोर्स पे ही डिपेंड करता है सर। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ? बोलो, लिखना ही पड़ेगा है ना। स्पीड यानी मैग्नीट्यूड का मैं बात कर रहा हूँ, स्पीड, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, है ना, डिपेंड्स ऑन कहाँ पे? सोर्स एंड मीडियम बोथ। बताइए कोई दिक्कत है क्या? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम जानते हैं कि यहां से तब वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। वैसे ये फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं कहाँ पे? तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में वही घूम के आता है, बट ठीक है, वहां अलग है यहाँ अलग है चीजें। वेलोसिटी इज हम्म। इक्वल्स टू लैम्डा इनटू एफ, जहाँ पे एफ क्या है? मीडियम से कोई लेना देना नहीं, मीडियम इंडिपेंडेंट, मीडियम इंडिपेंडेंट। इसका मतलब कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि वेलोसिटी इंडिपेंडेंट, कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ
कि वेलोसिटी डायरेक्ट लैम्डा के ऊपर डिपेंड करता है, सीधा सीधा, है ना? सीधा मुझे यही कहना पड़ेगा फिर तो तुम बोलोगे हाँ यही कहना ही पड़ेगा। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत है नहीं तो एक सवाल हो जाए, क्योंकि उसके बिना पता ही नहीं चलता है कि दिक्कत है या नहीं है। क्या मैं सवाल लिखता हूँ, मैं सवाल में जहां y1 बोलूंगा ना, वहां पे मैं लैम्डा चेंज कर दूंगा, तो तुम लोग लैम्डा लिख लेना, ठीक है? मैं पढ़ता हूँ सवाल। A uniform rope of length L and mass m1 hangs vertically from a rigid support. A block of mass m2 is attached to the free end of the rope. A transverse pulse of wavelength y1 is produced at the lower end of the rope. The wavelength of the pulse when it reaches the top of the rope is y2. The ratio y2 upon y1 is. वैसे मैं ये बता दूं कि ये AIPMT शायद 2015 का सवाल है। अभी ईयर चेक करके मैं तुम्हें बता दूंगा, और नहीं तो ईयर चेक करने वाले अपने पास फैक्ट चेकर है ना, ओमकार, गूगल करके झट से बता देगा। बड़ा क्वेश्चन है ये। हाँ लेकिन क्वेश्चन में वही बात है कि जान ही नहीं है, क्या क्या कहें हम तुमको। सच में। हम्म। सर इतना बड़ा क्वेश्चन लिख के हमारे हाथ में जान नहीं रही है। मत लिखो, सीधा आंसर लिख दो, कैलकुलेट करो। हम बोल रहे हैं ना आंसर कैलकुलेट करो, मैंने तुम्हें नहीं बोला फर्स्ट कि लास्ट थर्ड वर्ड देखो गलत हो गया। लास्ट थर्ड कहाँ था, कहाँ का? The wavelength of the फर्स्ट pulse when it reaches the top of a uniform rope of length L and mass m1 hangs vertically from a rope, from a vertically रिजिड। from a rigid support, है ना? Result support, a block of mass m2. चलो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। तो पहले क्या है, लैम्डा 1, यह लैम्डा 2। रुको यार, अच्छे से लिखेंगे, स्पेस दे देते। बहुत ज्यादा नहीं हो गया क्या स्पेस? ठीक है, पहला है लैम्डा 1, अब सवाल, ठीक है? ऑप्शंस भी बहुत प्यारा है। जैसे सवाल वैसे ही ऑप्शन है क्या, बड़े बड़े? इजी, बहुत छोटा है ये सवाल, तुम लोग झटके में सॉल्व करके निकल जाओगे। रुको क्वेश्चन लिखने तो पहले। ये रूट को थोड़ा सा बड़ा कर देना है ना, ये सबको अंदर में, नहीं तो तुम लोगों को लगेगा ये क्या मामला, ये सब है। हाँ। हम्म। आओ सॉल्व करें दोस्तों, वी हैव 4 minutes, यू कैन सॉल्व। अभी अभी हमें एक बात पता चला, पता है क्या? क्या सर? कि वेलोसिटी वेलोसिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। और अभी कुछ देर पहले हमको यह भी पता चला था कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तुम बोलोगे सर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता चला, अंडर रूट टी अपॉन म्यू होता था, अंडर रूट यस। टी अपॉन म्यू होता था। तो अगर रस्सी सेम है, क्या है, अलग अलग है क्या? यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ एल एंड मास m1 hangs vertically from a rigid support A block, mass m2 is attached to the free end of the rope, it transfer pulse wavelength। सेम ही है।
बस सेम है। लोअर एंड m1 है। किसका मास है? रस्सी का मास है, ठीक है। तो सब कुछ सेम है। तो मुझे ये बताओ, क्या मैं डायरेक्टली यहाँ पे ये चीज लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन अंडर रूट का? हम्म। मुझे यही लिखना पड़ेगा, क्योंकि म्यू म्यू कट जाएगा ना, ज्यादा म्यू म्यू करने की जरूरत भी नहीं है हमें। और हम यहाँ से एक और चीज जानते हैं कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है v इज इक्वल्स टू लैम्डा एफ। और जिसमें एफ क्या है, सोर्स पे डिपेंड करता है, वो तो किसी और चीज पे डिपेंड ही नहीं करता। तो इससे हमें क्या यस। पता चलता है? तुम बोलोगे इससे हमें बहुत अच्छा चीज पता चलता है, क्या? कि लैम्डा का डायरेक्ट रिलेशन बनता है अंडर रूट टी के साथ। तो ठीक है, लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन लिख देते हैं। अरे यार क्या हो रहा है? तो लिखेंगे लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन, विच विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट टी टू अपॉन अंडर रूट टी वन। टी टू का वैल्यू क्या है? टी टू, एक बार सवाल पढ़ लेते हैं अच्छे से, है ना? फिर कुछ हाँ। लगेगा कि हाँ भाई मजा है। A uniform rope of length capital L and mass m1 hangs vertically from a rigid support. Okay, rigid support. A block of mass m2 is attached to the free end of the rope. A transfer pulse of wavelength or lambda 1 is lambda 1 wavelength. Lambda 1 is produced at the lower end of the rope. The wavelength of the pulse when it reaches the top of the rope is lambda 2. Very very easy और बहुत प्यारा सवाल। पता है क्या? देखो, वो ऐसे बोला है कि रस्सी इधर लटका हुआ है ऐसे, रस्सी के ऊपर, रस्सी का मास खुद का है m1, इसका खुद का मास है m2। बोला है कि जब यहाँ पे हमने ये लटकाया तो यहाँ कुछ वेवलेंथ था, लैम्डा 1 इज प्रोड्यूस्ड एट द लोअर एंड। यहाँ लैम्डा 1 वेवलेंथ प्रोड्यूस हुआ, तुम बोलोगे ठीक है। यहाँ प्रोड्यूस हुआ है लैम्डा 2। तो हम जानते हैं भैया यहाँ पे टेंशन क्या होगा, यहाँ पे टेंशन m1 प्लस m2 दोनों का होगा, m1 प्लस m2 इंटू जी। होगा ना टेंशन कितने लोगों को, रस्सी का और ये मास का। जबकि यहाँ पे सिर्फ m2g होगा टेंशन। क्यों? बोलो मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं। अरे नीचे सिर्फ m2g टेंशन होगा ना। तो वैल्यू पता चल गया, लैम्डा 1 की जगह क्या लिखेंगे, t1 की जगह क्या लिखेंगे, ये t1 हो गया, लो ये t1 हो गया, लो ये t2 हो गया। ममता नो? नहीं? ओके, वैल्यू पुट करते हैं। अंडर रूट m1 प्लस m2 इंटू जी, वो कट ही जाएगा, m2 इंटू जी लिखने का कोई मतलब नहीं है ना, अपॉन अंडर रूट m2। लो, तो आ गया वैल्यू, क्या आ गया, अंडर रूट m1 प्लस m2 अपॉन m2। कौन सा है m1 प्लस m2 अपॉन अपॉन m2? यही है। कोई दिक्कत? नहीं। मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं लग रहा है इसमें, तो बहुत इजी है। अब आइए हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं साउंड वेव के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।